हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने अल्डिहाइड तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये सभी चीज़ सिर्फ इनका IUPAC नाम या जनरल नाम ही पूछा जाता है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बारे में जानेंगे कि इसका IUPAC नेम क्या है और इसका जनरल नाम क्या है। चूँकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका जनरल नाम भी पूछा जाता है तथा इसका IUPAC नाम भी पूछा जाता है। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और मैं फिर बता रहा हूँ कि जब मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो जितने भी मैंने अभी तक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया है उन सब का यूज होगा आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। और मेरा उम्मीद यहाँ तक है कि आपको रटना नहीं पड़ा होगा यदि आपने मेरा वीडियो देखा होगा। आज मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताता हूँ और सीखते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना, आप बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले तो जान लेते हैं ये इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है आपका RCOOH। ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला। अब यदि किसी के मन में ये डाउट आ रहा है या ये सवाल आ रहा है कि R शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पिछले वीडियो में आपने कहीं भी R शब्द का प्रयोग नहीं किया, तो भाई मैंने अल्काइल शब्द का तो प्रयोग किया था ना। अल्काइल वाला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे अल्काइल वाले वीडियो को देख लें, उसके बाद फिर ये सवाल करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। R का मतलब होता है अल्काइल। R का मतलब होता है अल्काइल। ठीक है। यदि दूसरी भाषा में इसको समझेंगे, यदि आप पिछले वीडियो की तरह समझना चाहते हैं जिस प्रकार अल्डिहाइड हमने पढ़ा था, तो इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे CnH2n+1 COOH। इस प्रकार भी लिखेंगे। ठीक है। यदि R की बात करें तो R के जगह पे हम लोग क्या क्या लिखेंगे, CH3 ले लेंगे, C2H5 ले लेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ इन्हीं दोनों को क्यों ले रहा हूं, क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में केवल इन्हीं दोनों से आने वाला है। ठीक है। और भी एक आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे सिर्फ H, यानी R के जगह पे ये तीनों के अलावा एक और चीज़ आएगा जिसका नाम है हाइड्रोजन, यानी H शब्द लगेगा। ये हाइड्रोजन लगते ही इसका जनरल नाम काफ़ी यूनिक हो जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है। चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो, चाहे आप 11th के स्टूडेंट हो, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें साइंस पूछा जाता है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। उसी को समझने के लिए हम लोग ये समझ रहे हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इनको बनाते किस प्रकार हैं मैं बेस से ही बताता हूँ। हर वीडियो में मैंने बताया कि मैं बेस से ही स्टार्ट करूँगा। n के जगह 1 लेते हैं। ठीक है। तो n के जगह पे 1 लेते हैं तो Cn 2n के बीच मल्टीप्लाई छिपा हुआ है 2 × n, लेकिन n के जगह वैल्यू पुट करेंगे 1, क्योंकि n1 का मतलब होता है कार्बन 1। n1 है तो यानी कार्बन की संख्या 1 हो जाएगी। और इस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ n शब्द आएगा वहाँ वहाँ 1 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के अकॉर्डिंग और कौन से ग्रुप से पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लगता है हाइड्रोजन। ठीक है। तो n के जगह 1 लगाते हैं +1 और COOH हम लगा देंगे। क्या करेंगे, COOH लगा देंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 1 = 2 +1 कितना आ जाएगा, 2 × 2 + 1 3 आ जाएगा। CH3COOH आ गया आपका। यही है आपका फॉर्मूला। ये भी हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आपको जानना है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का के एग्जाम में सवाल नहीं आते हैं। ये कौन सा एसिड है ये कह के सवाल आता है। तो सबसे पहले इसका दो चीज़ हम लोग जानेंगे। एक तो इसका जनरल नाम क्या होगा,
जो कि पूछा जाता है, तथा दूसरा इसका IUPAC नेम क्या होने वाला है। ठीक है, दोनों को बड़े बेस से समझेंगे, बस आप वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, जनरल नाम की बात करते हैं। जब मैंने आपको अल्डिहाइड वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब CH3 लगे, जब कोई भी एसिड या फिर कोई भी ग्रुप हो, यानी कोई भी क्रियाशील समूह हो, उसके साथ जब कोई भी हम लोग अल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो उसका नाम में किस किस प्रकार चेंजेस आता है। दो कंडीशन होंगे। मैंने बताया था कि एक H लगने से क्या जनरल नाम होगा और CH3 लगने से क्या जनरल नाम होगा, और ये दोनों ही R है। R का मतलब होता है अल्काइल, यानी अल्काइल है। अल्काइल में कौन सा अल्काइल, तो ये लगा दिए तो जनरल नाम जो बताएंगे वो अल्काइल हो जाएगा, और ये लगा दिए तो जो जनरल नाम बताएंगे वो अल्काइल हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल नाम की सबसे पहले बात कर लेते हैं। मैंने बताया था जब H आएगा तब जनरल नाम में, ठीक है, तब जनरल नाम में आपको प्रयोग करना है फॉर्म। ठीक है, फॉर्म। उसके बाद जो जनरल नाम जनरली हम लोग देखेंगे, जो जेन्युइन नाम होगा उसका, वही नाम हम लोग जनरल नाम में प्रयोग करते हैं। और इसका एसिड शब्द लगाएंगे, यानी इसके बाद जो नाम आएगा ये इसके अकॉर्डिंग लगेगा। ये COOH है जो कि कार्बोक्सिलिक पढ़ रहे हैं, जो इसका जनरल नाम होगा वही जनरल नाम यूज करेंगे। और जब IUPAC की बात आएगी तब हम लोग सफिक्स प्रयोग करेंगे। तो इससे पहले एक और चीज जान ही लेते हैं कि इसका सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड का होता क्या है। इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, OIC ओइक, एंड ACID एसिड होता है। ठीक है, अब जनरल नाम की बात कर लेते हैं। क्योंकि CH3 ही मैंने पहले लिख दिया। दो चीज जनरल नाम, यदि आपसे नहीं हो पा रहा है समझ में तो मैं आपको फिर तो समझा ही दूंगा जब मैं कोई बैच वगैरह जब स्टार्ट करूंगा तो। लेकिन यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो ये 2 पॉइंट सिर्फ आप याद रख लीजिए, क्योंकि IUPAC नेम तो 100% है कि ये आप समझेंगे और बनाएंगे भी। ये भी आप बनाएंगे यदि आप थोड़ा अपने दिमाग को एक्टिव रखते हैं तो। ठीक है, अब देखते हैं जनरल नाम। चूंकि CH3 आ गया, मैंने क्या कहा था, ये शब्द का प्रयोग करना है एसिड, ACET एसिड। ठीक है, और ये एसिड है ही, वो कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एसिटिक एसिड, इसका जनरल नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। आया एसिड शब्द का प्रयोग, मैंने बोला था इधर वाला, यानी मैंने जो ये यहां से यहां तक लिखा है वो किसके अकॉर्डिंग लिखा है, वो जो भी क्रियाशील समूह है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा है। ठीक है, और ये जो मैं लिखता हूं वो लिखता हूं किसके अकॉर्डिंग, पीछे लगने वाले अल्काइल के अकॉर्डिंग, पीछे लगने वाले अल्काइल के अकॉर्डिंग। अब ये मत पूछना कि अल्काइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो अल्काइल है ही। CH3 क्या है, अल्काइल है। अल्काइल वाला चैप्टर पढ़े नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिए। CH3 के बारे में पूछना नहीं पड़ेगा आपको कि ये अल्काइल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एसिटिक एसिड। CH3 लगा रहेगा तो एसिटिक एसिड। मैं यहाँ साइड में ये भी लिख दे रहा हूं कि यदि RCOOH होगा तो क्या बोलेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में पढ़ा था HCHO, चूंकि वो अल्डिहाइड था। उस दिन मैंने पढ़ा था HCHO, आज पढ़ रहे हैं HCOOH। तो इसका भी जनरल नाम जान लेते हैं। ठीक है, इसका जनरल नाम होगा, ये मैंने क्या बताया, H रहेगा तो फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जब भी क्रियाशील समूह आएगा FORM, फॉर्म, आइसोइक एसिड। देखिए, अब देखिए सफिक्स में जिस प्रकार ओइक एसिड है वही जनरल नाम में भी प्रयोग हो रहा है। इसमें जनरल नाम में भी वही प्रयोग हो रहा है। यहां से यहां तक आप देख लीजिए सफिक्स जो है वही चीज का प्रयोग हो रहा है ना। ठीक है, तो जेन्युइन बस आपको यही याद रखना है, फॉर्म और एसिड। CH3 रहेगा तो एसिड और H रहेगा तो फॉर्म। ठीक है, आप समझ गए यहां तक। अब IUPAC की बात करते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। और रेगुलर हैं आप हमारे चैनल पे तो आपको बहुत ही बेहतर समझने में आने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं यदि इसका जनरल नाम लिखेंगे, मैंने क्या बताया था, सॉरी IUPAC नाम लिखेंगे, तो जब भी IUPAC नाम लिखेंगे चाहे वो क्रियाशील समूह का ही कार्बन क्यों ना हो उसको भी काउंट करेंगे। यानी कोई भी IUPAC नाम लिखते समय हम लोग क्या देखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं प्लस
सफिक्स लिखते हैं। सफिक्स दो प्रकार के होते हैं, यदि प्राइमरी सफिक्स रहा तो प्राइमरी सफिक्स पहले और सेकेंडरी सफिक्स रहा तो सेकेंडरी सफिक्स बाद में। यानी प्राइमरी सफिक्स तो होगा ही, यदि सेकेंडरी सफिक्स नहीं रहा तो प्राइमरी सफिक्स तो होना ही है निश्चित। ठीक है, प्रीफिक्स प्राइमरी सफिक्स देन सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं इसका CS कार्बन की संख्या गिनते हैं 1 2। कार्बन की संख्या 2 हो तो मैंने बताया था, यहाँ पे बता दे, फिर एक बार लिख दे रहा हूं, कार्बन की संख्या यदि 1 होगी तो मैथ लिखते हैं और कार्बन की संख्या 2 हो तो इथ लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? इथ लिखते हैं। अब लिख देते हैं यहाँ पे, चूंकि कार्बन की संख्या 2 है तो ETH इथ लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला पहले बनाएंगे। अब आप पूछना मत कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैं पहले क्यों बना रहा हूं, क्योंकि आप ही बोलेंगे कि बॉन्ड का पता कैसे चलेगा कि इसमें सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, COOH का ही पहले आपको क्लियर करा के दिखा दूं। ये हो गया आपका O और ये OH, इस प्रकार कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा। या फिर दूसरा आप किसी भी प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार O लगा दीजिए, ये ओड लिखा हुआ है, उसको कुछ और मत समझ लेना, और यहाँ पे OH इस प्रकार लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यही हो गया आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसका सिर्फ COOH का, टोटली का भी CH3 COOH का बनाना बाकी है, क्योंकि CH3 का आप बनाते हैं तो CH3 का हम लोग देख लेते हैं। CH3 इस प्रकार लगाते हैं ना, CH3 लगा दिए। अब यही चीज यहाँ पे मैंने बताया था कि कोई भी अल्काइल ग्रुप पढ़ेंगे ये पीछे में ये बॉन्ड लगा के कड़ी छोड़ देंगे, क्योंकि इसका फंक्शन ही वही है कि कड़ी खुली हुई रहती है ताकि कोई भी कार्बन का कैरेक्टर भी मैंने बताया था, कार्बन का कैरेक्टर होता है आपस में जुड़ के चैन बनाना, उसी प्रकार इसका भी कैरेक्टर है कि किसी से जुड़ के चैन बना लेता है। तो ये क्रियाशील समूह से आके जुड़ेगी और एक चैन का निर्माण करेगी। ये देखिए इस प्रकार आसानी से जुड़ गया, ये जुड़ गया। अब देखते हैं, एक मिनट में मार्कर ले लूं। ये देखिए यहां पे देखते हैं। अब चेक किस प्रकार करेंगे कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है या फिर सही है हमारे स्ट्रक्चर फॉर्मूला या नहीं। ठीक है, देखते हैं। हाइड्रोजन को मैंने बताया था कि हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड होना ही चाहिए, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड होना ही चाहिए, कार्बन को 4 बॉन्ड होना ही होना चाहिए। इसी प्रकार चेक करते हैं, यदि हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो यानी आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला गलत है। हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड चाहिए था, हो गया। हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड चाहिए था, हो गया, हो गया। कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए था, ये देखिए कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए था, 4 बॉन्ड मिल गया इसको। इस कार्बन को भी 4 बॉन्ड चाहिए था, ये कार्बन को 4 बॉन्ड मिल गया। ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए था, यहाँ पे मिल गया। इस भी ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए था, यानी इन दोनों के बीच अब ये मत सोचना एक बॉन्ड नहीं लगा हुआ है। OH का मतलब ये होता है यहाँ इस प्रकार यहाँ साझा किया हुआ इससे। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड मिल गए और हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड और कार्बन को 4 बॉन्ड। इस प्रकार हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला में जितना डिमांडेबल है वैलेंस ग्रुप वैलेंसी के लिए उतना यहाँ पे है, यानी ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला सही है। अब बात आती है कि हम लोग जो लगाएंगे प्राइमरी सफिक्स, तो वो किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? वो लगाते हैं हम लोग बॉन्ड के अकॉर्डिंग, यानी सिंगल बॉन्ड रहा तो ANE, सिंगल बॉन्ड रहा तो ANE, डबल बॉन्ड रहा तो ENE और ट्रिपल बॉन्ड रहा तो YNE लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड है। अब कोई ये मत बोलना कि भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, तो डेफिनेशन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। वीडियो में, पिछले वीडियो में नहीं देखे हैं तो देख लेना कि मैंने बताया था कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो ANE सफिक्स लगाते हैं। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच देखो, कार्बन कार्बन के बीच तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच। यहाँ पे ब्लू कलर का पेन चला के दिखाते हैं, यहाँ देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच नहीं, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो कहीं भी पूरे चेन में, और कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है तो वहां ANE शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी प्राइमरी सफिक्स क्या लगाएंगे? AN। अब बताएंगे E मैंने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जब भी कोई क्रियाशील समूह आएगी एसिड टाइप से तो उसमें क्या हो जाएगा? -E हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -E हो जाएगा, यानी ANE में -E हो जाएगा, बचेगा AN ओनली। ठीक है, AN हो गया। अब सफिक्स की बात करते हैं। सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स का यहां लगाते हैं। सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया? सेकेंडरी सफिक्स क्या है? यही तो है हमारा भाई सेकेंडरी सफिक्स COOH। ठीक है, इसी में सिर्फ 2 ही सफिक्स छिपे होते हैं, एक
प्रीफिक्स और एक प्राइमरी सफिक्स, यानी एक सफिक्स, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो यहां पे लगा देते हैं ओइक एसिड। हमारा नाम क्या हो गया? इथेनोइक एसिड। नहीं दिख रहा, यदि लाइटिंग की वजह से मैं यहां लिख दे रहा हूं EATH, ईथ, सॉरी ETH होगा सिर्फ, इथ एन ओइक एसिड। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए सफिक्स लिखते समय ओइक एसिड या AN में। इधर EA हो जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वरना टीचर आपका काट देगा, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या फिर कौन सा क्रियाशील समूह है। तो समझ गए, इथेनोइक एसिड। जनरल नाम पूछेगा, दे देगा ऑप्शन में CH3COOH का क्या नाम होता है, तो हो जाएगा एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो यहां तक आपने समझ लिया कि मैंने बताया कि इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, और जनरल नाम एसिटिक एसिड, और HCOOH रहेगा तो जनरल नाम हो जाएगा। इसका IUPAC नाम नहीं जानना है, IUPAC नाम इसका पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। इसका जनरल नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। यहां तक समझ लिए। तो हमारा ये भी नहीं ही के बराबर पूछा जाता है, सिर्फ H लग जाता है, HCOOH वहीं तक पूछा जाता है। तो ये वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा, इसी से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आते हैं क्वेश्चन। पूछा जाता है कि HCOOH का जनरल नाम क्या है, या फिर एसिटिक एसिड का IUPAC नाम क्या है, या फिर फॉर्मूला देके पूछ देता है इसका जनरल नाम क्या है, या फिर एसिटिक एसिड का यूज पूछा जाता है, फॉर्मिक एसिड का यूज पूछा जाता है। अब मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगा कि ये एसिड किस प्रकार है, वो किस प्रकार पता लगाते हैं, ठीक है। चूंकि एसिड बेस्ड सॉल्यूशन वाला वीडियो नहीं देखे तो वो देख लेना। यदि CH3COOH को जल में घुलकर, ये जल में क्या होता है, ये जल में घुल के क्या हो जाएगा, H+ आयन देगा। किस प्रकार देगा वो देख लीजिए। ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा एरो बनाते हैं और H2O लगा देते हैं, यानी जल है उसमें हमने इस एसिड को मिलाया। अब आयन किस प्रकार टूटेगा देखना, CH3COO- और +H+ आयन। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि H+ आयन दे रहा है। H+ आयन देने का मतलब होता है कि ये जो बंदा है, यानी ये प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। H+ आयन देने का मतलब क्या हो जाता है, जल में जलने के बाद ये H+ आयन देने के बाद, यानी ये होगा कि ये बंदा जो, यानी ये जो प्रोडक्ट है वो एसिड होगा। इस प्रकार आप पता लगा सकते हैं। और ये वाला जो आप रिएक्शन तोड़ना अगर नहीं जानते हैं, तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा 9th का चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, स्टार्ट करूंगा भी, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि ये भी सिखा दूंगा, तथा वैलेंस किस प्रकार करते हैं किसी भी रिएक्शन को, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं 10th का चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो ये भी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड, मेरे उम्मीद से आपने समझ लिया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो भाई प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक किए बिना मत जाना। जो चैनल पे नए हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।